नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पर। आज हमारे साथ है रामेश्वर सर और सबसे पहले जानते हैं कि रामेश्वर सर आजकल क्या कर रहे हैं और कहाँ अपनी जॉब कर रहे हैं। शिक्षा क्रांति के सभी समाज सेवियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर दत्त है और मैं इस संस्था शिक्षा क्रांति ग्लोबल एजुकेशन सेंसिटाइजेशन मिशन का सचिव पिछले 14 साल से संस्था के लिए कार्य कर रहा हूं और अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज के समय में भी मैं यही कहूंगा कि मैं बतौर शिक्षक समाज के लिए भी कार्य कर रहा हूं और यूनिवर्सिटी के लिए भी कार्य कर रहा हूं और इस संस्था के लिए भी कार्यरत हूँ। सर, आपने कहा कि आप 14 वर्षों से इस ऑर्गेनाइजेशन के सचिव रहे हैं, तो सर आपने क्या देखा है कि 14 वर्षों में इस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या क्या बदलाव हुए और किस तरह से कार्य की गतिविधियाँ चल रही है। रेखा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था का लक्ष्य समाज में बदलाव लाना मुख्य था। तो हमने बतौर इसके कि हमारी संस्था में कितने बदलाव आए, हमारी संस्था में कितने चेंजेस आए, उसके अलावा हमने फोकस किया कि हमारी संस्था के जो माध्यम से इस समाज में कितना बदलाव आया। तो हाँ, अगर आप उस बदलाव की बात करती है तो बहुत से बदलाव मैंने देखे हैं, बहुत से चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं, सोलन में भी और अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य जगह पर भी मैंने ये चेंजेस बिल्कुल नोटिस किए हैं। उदाहरण देना चाहूँगा सफाई का। तो सफाई की अगर बात करें तो स्वच्छता गृह का जो बीड़ा सत्यन सर ने पिछले 14 वर्षों में उठाया है, शायद ही किसी सरकार ने इसके बारे में उससे पहले सोचा होगा। स्वच्छता एक बेसिक वैल्यू के हिसाब से जो देखा वो सत्यन सर ने स्वच्छता गृह के माध्यम से जो अपना मिशन जो इनका है उसके बतौर इन्होंने सबसे पहले देखा। और ये पिछले 14 सालों में बहुत फ़र्क आया है, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बदलाव आए हैं, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। सर, जैसे कि आपने कहा कि सत्यन सर सुचारू रूप से स्वच्छता के और जो कि सेंसिटाइजेशन मिशन है वैल्यूज़ का निरंतर अभ्यासरत है और साथ ही साथ वह स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं और मतलब एक ही तरफ से दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो आपने कहा अपनी इंट्रोडक्शन में कि आप सचिव है इस ऑर्गेनाइजेशन के और आप एक अध्यापक है और आप इस अध्यापन के कार्य में किस तरह से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए समय निकाल पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए समय निकालना तो एक मैं कहूँगा कि एक अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मूल ध्येय है समाज में वैल्यू प्रमोशन करना, मूल्यों को फिर से सुचारू रूप से शिक्षा का भाग बनाना, शिक्षा का पाठ बनाना। तो मुझे लगता है कि शिक्षक का एक इससे अच्छा कोई और काम हो ही नहीं सकता। हम लोगों की इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा होती है और हम मूल्यों की बात कर सकते हैं, विचारों की बात कर सकते हैं, वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं। तो अपनी शिक्षा में, अपने पढ़ाने के तरीके में निश्चित तौर से मैं ये बात हर स्टूडेंट के साथ मैं करता हूँ और कहीं ना कहीं आज के समय में बच्चे, स्टूडेंट्स इस चीज़ को मानते भी हैं कि हमारे समाज में वैल्यू प्रमोशन के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाना जो है, ये इस बात का भी कहीं ना कहीं एक संकेत है कि हम बहुत विमुख हो गए हैं अपने वैल्यू सिस्टम से। मैं ये कहूँगा कि शिक्षा तो एक बहुत अच्छा माध्यम है इस तरह के कार्य करने के लिए। तो इसके लिए मुझे फिज़िकल रूप से प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर आके कुछ कार्य करूँ, क्योंकि इसका काम ही, संस्था का काम ही वैल्यू प्रमोशन है। तो वो काम कहीं पर रहकर भी मैं कर सकता हूँ। वो संस्था का काम भी है, समाज का काम भी है, वो आपका भी काम है और किसी भी इंडिविजुअल का काम है वो। सर, आजकल के समय में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल ग्रोथ कर रही है और वो अवेयर भी कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती है, साथ ही साथ कैपिटलिज्म को भी प्रमोट करती है। पर जो हमारी संस्था है, हमारी संस्था सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को, एटिकेट्स को इम्पोर्टेंस देती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें कैपिटलिज्म को पीछे रखकर सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप बात करती हैं कैपिटलिज्म की या फिर कैपिटल प्रमोशन की, तो उससे आपका क्या यथार्थ है, क्या मीनिंग है, आप क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पास एक पर्टिकुलरली एक बॉडी होती है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं और आप पर्टिकुलरली हाउस भी हो सकता है जहाँ पर आप बड़े बड़े सेमिनार्स कर सकते हैं। पर सर ने तो ये कहा है कि हम कैपिटली नहीं अपनी चीज़ को प्रमोट करना चाहते, हम लोग लोगों के साथ और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। बेशक, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वैल्यू प्रमोशन हमारा धर्म है और इस समाज में अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, स्वच्छता से रहना चाहते हैं, अच्छे
तरीके से अच्छे अगर ढंग से रहना चाहते हैं तो वैल्यू प्रमोशन करना उतना ही ज़रूरी भी है। लेकिन अब बात आपने की है कैपिटल की, पैसे की और अन्य इस तरह से थोड़ा सा कमर्शियलाइज अपनी संस्थाओं को करने की, तो मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि हमारा मुख्य उद्देश्य पैसा और कैपिटल तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम उससे पूरी तरह विमुख भी नहीं हो सकते। कौटिल्य एक बात कहते हैं, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थ ही, धर्म का मूल भी अर्थ है। किसी भी काम को करने के लिए हमें मूल रूप से धन की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी दौड़ ही पैसा हो जाए, दौड़ ही हमारी कैपिटलिज्म हो जाए और उस दौड़ में हम सारी एनवायरनमेंट वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, लाइफ वैल्यूज़ सभी को पीछे छोड़ दें, सभी को दरकिनार कर दें और हम अपने लिए एक जीते जागते नरक का निर्माण कर दें। आज के समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें हो रही है, मंगल ग्रह पे जीवन के निशान खोज रहे हैं, चंद्रमा पे हम जीवन के निशान खोज रहे हैं, अन्य ऐसे रोग प्लैनेट्स की भी बात हो रही है जहाँ पर जीवन के कुछ एक निशान। हम निशान क्यों खोज रहे हैं जब पूरा जीवंत संसार हमारे सामने है, जीवंत जब धरती हमारे सामने है, इसको ना बचाया जाए? मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा सरल रास्ता है, रादर देन कि हम एक नए तरीके से कहीं पर जीवन बसाएं, और वो भी अभी सिर्फ एक आसार मिलने की एक बात हो रही है। ऐसा नहीं है, एक्सप्लोरेशन के लिए, एक नई खोज के लिए उस चीज़ को प्रमोट भी किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम जो हमारे पास जीवंत संसार जो है उसको तो बर्बाद ना करें, उसको तो शून्य ना करें। तो यहाँ पर वैल्यूज़ का ही सारा सिस्टम आ जाता है। अच्छा, अर्थ की जहाँ तक बात है, कैपिटल की जहाँ तक बात है, पैसों की जहाँ तक बात है, वो एक आप कहें कि एक मतलब जितनी आवश्यकता है, फ्रूगल एग्जिस्टेंस की हम बात कर सकते हैं और लिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी हम बात कर सकते हैं। जितनी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से तो हम कर सकते हैं, पैसा धन कमा भी सकते हैं, संचय भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो आर्यभट्ट रहे हैं, हमारे जो एंशियंट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बिना स्पेस में जाए स्पेस की भी खोज की और बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी नहीं, मेरा मूल रूप से जो कहने का भाव ये था कि हम आज के समय में जीवन के साक्ष्य ढूंढने में दिन रात एक कर रहे हैं, उसमें पैसे भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी धरती जो हमारे पास एक अच्छा लाइफ रिसोर्स है उसको बचाने के लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि कम से कम हम अपने धरती को भी, अपनी पृथ्वी को भी बचाने के लिए उतना ही प्रयास करें जितने प्रयासरत हम अन्य किसी प्लेनेट पे, अन्य किसी ग्रह पे जीवन खोजने के लिए हैं। ये मेरा भाव। तो सर, आजकल जो आप कह रहे हैं कि हमें धरती को बचाने के लिए भी उतना ही प्रयासरत रहना चाहिए जितना कि हम बाकी चीज़ों में अपनी दौड़ लगाते हैं। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ में जॉब ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है और उस जॉब को पाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को बाईपास कर लेता है। रेखा जी, इस पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि जॉब करना बुरी बात नहीं। अगर हम प्राचीन समय से भी बात करें तो वोकेशन, अलग अलग वोकेशन है, चाहे आप छोटे से छोटी चीज़ की बात करें। हालांकि आज के समय में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अपना जीवन को चलाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ उद्यम करना तो बहुत ज़रूरी है। तो बात ये नहीं है, बात ये भी है कि हम शिक्षा को ही उसका बेस बना चुके हैं। हमारी शिक्षा ही केंद्रित अभी सिर्फ जॉब पे है। हम सोच रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जॉब पाना है, इसीलिए शिक्षा जो है वो मूल्यों से विमुख होती जा रही है। हमें शिक्षा का उद्देश्य जो है हमारे जीवन भी है, हमारा एक अपनी जीवन शैली भी है। सिर्फ 4 पैसे कमाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जॉब पाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो मेरा ये है कि शिक्षा का जो भी हमारा शैली आए, शिक्षा का जो भी हमारा सिस्टम आए, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसी जो भी आए, वो सिर्फ एक स्टूडेंट्स को, एक बच्चे को सिर्फ इस चीज़ पे केंद्रित ना करें कि आपको जो शिक्षा दी जाए उससे आपको जॉब मिलेगी, उससे आपको ये फ़ायदा होगा, उससे आपको ये फ़ायदा होगा। नहीं, सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाँ, 50% 60% ये भी होना चाहिए क्योंकि उसको भी अपना जीवन यापन करना है, लेकिन वही शिक्षा हमें जीवन के मूल्य भी सिखाए, हमें बड़ों का आदर करना भी सिखाए, हमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना भी सिखाए, हमें समाज में स्वच्छता के मूल्य भी सिखाए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप इस शिक्षा क्रांति एनजीओ के सचिव हैं और आप चाहते हैं कि वैल्यूज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। स्किल तभी आएगी जब आपके पास वैल्यूज़ होगी, तभी स्किल का सदुपयोग हो सकता है। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है शिक्षा क्रांति, उसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सोलन तक है। तो मेरा कैपिटलिज्म से मतलब यहाँ पे यही भी था कि आप नहीं चाहते कि आपकी जो एनजीओ है उसकी ब्रांच कहीं और भी हो, जैसे कि आप चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं
तो आप नहीं चाहते कि उसकी एक ब्रांच चंडीगढ़ में हो, वहाँ पर भी ज़्यादा बच्चे आकर के अपनी सेवाएं दे सके? हमें अपना जो पूरे का पूरा जो बीड़ा है वो ब्रांचेस के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए। वैचारिक क्रांति की मैं बात करता हूँ। देखिए, जैसे तौर पे मैं आज की डेट में तरक्की के जो ग्रोथ के डेवलपमेंट के जो मायने हैं, मैं आपकी बात पे फिर से मैं बात करूँगा कि हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि केवल पैसा, कैपिटल और बिजनेस ही हमारी ग्रोथ के मायने पर नहीं आपने है। मिनिमम कहा था। अगर मैं बेशक मिनिमम तो हम करना चाहते हैं या किसी को भी करना भी चाहिए। एक मैं अमेरिका का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यूएसए का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हम सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस इंडेक्स पे ही इंसान के जीवन को अगर देखेंगे, पैसा, कॉमर्स, बिजनेस, और इस इंडेक्स पे अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से यूएसए का, चाइना का इंसान सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए, सबसे ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बात बात पर गन कल्चर, स्कूल जाता हुआ बच्चा भी अगर उसका मन करे तो अपनी गन से वो किसी को भी उड़ा देता है। बात बात पर साइकेट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना, इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि अगर आप मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद में अगर आप डेवलप हो भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से जो है डेवलप्ड हैं। आपकी सोसाइटी ने उतनी डेवलपमेंट की है। अब कुछ समय से हम हैप्पीनेस की भी बात करने लगे हैं कि HDI हैप्पीनेस इंडेक्स की भी हम बात करने लगे हैं। तो फिर हैप्पीनेस का क्या मायना है? जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, धन अर्जित करना भी तो नहीं है। हमें खुश रहना, हमें अपने जीवन के लिए कुछ करना भी तो है। आज के अगर टाइम में देखा जाए तो वो भी हमसे सीखने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा वैल्यू प्रमोशन हमसे सीखने लगे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से हमसे ही सीखने लगे हैं, वो अपने आप को ढालने लगे हैं एक नए मॉडल में। अब आप देखेंगे तो वर्क कल्चर जगह जगह पर बदल रहा है। गूगल, अमेज़ॉन, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप कभी उनके ऑफिसेज़ में जाइए, आपको सोने की जगह से लेकर के, आपको स्विमिंग पूल से लेकर के, आपको खेलने का टेनिस कोर्ट से लेकर के, वहाँ पर सब सुविधाएं इसलिए उपलब्ध कराई जाती है कि आप अपने जो मन है आपका, जो आपका बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ अच्छे तरीके से काम करें। इसलिए आप वर्जिश भी करें, स्विमिंग भी करें, बाकी काम भी करें और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। इसीलिए तभी जब आपका मन, शरीर सब कुछ सही है, तभी आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। सर, जब वैचारिक क्रांति की बात हो रही है तो वैचारिक क्रांति में कई बार आपसी मतभेद भी हो जाता है जी। और उस मतभेद में सहमति किस प्रकार से बनाई जाती है? जैसा कि सर का कल्चर आपसे बिल्कुल अलग है, जैसे कि आप और सर शायद फाउंडर्स रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो सर का जो चरित्र है, सर का जो पहनावा है, बिल्कुल अलग है आपके कंपैरिजन से। तो मतलब आपके अंदर विचारों की भिन्नता भी होगी, पर कहीं ना कहीं आपके भीतर एक समानता भी होगी। तो आप सर जो वैचारिक क्रांति में, कहना चाहूँगा कि निजी विचारों को लेकर के मतभेद और मनभेद हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक विचारों को लेकर के किसी के बीच में कोई मतभेद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कारण है, सत्य एक है, वो चाहे उपनिषदों का है, वो चाहे किसी भी आइडियोलॉजी का है, वो चाहे किसी भी धर्म का है, सत्य एक है और हमेशा निरंतर एक रहेगा। गांधी के और बुद्ध के सत्य में कोई फर्क नहीं है। सत्य सत्य होता है। अहिंसा, उपनिषदों में भी उसी अहिंसा की बात की गई है। फिर से गौतम बुद्ध, महावीर जैन और अन्य कई लोग भी इसी अहिंसा की बात करते हैं, इसी सत्य की बात करते हैं। और फिर से महात्मा गांधी या फिर कोई भी और बड़े करिश्मेटिक लीडर हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हैं, चाहे कोई और धर्मगुरु हैं, उसी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। तो उस सत्य और उस अहिंसा को लेकर के कितने मतभेद हो सकते हैं, आप मुझे बताइए। अहिंसा को लेकर के कितने मतभेद हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सर, आजकल के समय में हम जब मतभेद की बात होती है तो आपने कहा था कि सामाजिक दुनिया में कोई मतभेद नहीं है। जब अगर आप सामाजिक तौर पर किसी की मदद करना चाह रहे हैं, जी, बेशक पर्सनल तो हो सकते हैं, परंतु आपने भी इतिहास में लेकर गए, बुद्ध पर लेकर गए, आप विवेकानंद जी पर हम अक्सर देखते हैं, हम औसतन लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वैचारिक भिन्नता को समझने में। जैसे कि भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, इन तीन लोगों ने समाज के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहा, परंतु आज हम उनकी सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातों को पकड़ करके उन तीनों की आइडियोलॉजी को लड़ाते हैं। तो किस प्रकार से वह समाज में एकता का प्रचार होगा? मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात कहना चाहूँगा, आपने इतिहास से फिर से उदाहरण दिया है, तो मैं कहना चाहूँगा इतिहास इस चीज़ का गवाह है रेखा जी कि विविधता में भी सबसे बड़ी एकता है।
आप वैचारिक रूप से गांधी जी, नेहरू जी और सुभाष जी अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका ध्येय एक ही था और वो था भारत को आज़ादी दिलाना। अगर सुभाष के मतभेद अगर गांधी जी के साथ होते, वैचारिक मतभेद उनके साथ होते, तो क्यों वे अपनी पलटन का नाम जो है गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड रखते? आपको लगता है कि उनके ऐसा टकराव जो है उनके जीवन काल में रहा होगा? नहीं। हो सकता है उनका कार्यशैली, काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न रहा होगा, उनके विचार बिल्कुल अलग रहे होंगे, लेकिन रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल तो उनकी एक है। तो इसी प्रकार से हमारे मतभेदों में भी ठीक उसी प्रकार का फ़र्क है। हमारा मतभेद लगभग हमारे विभिन्न रास्ते को, हमारे विभिन्न दृष्टिकोण को दर्शाता है, लेकिन मंजिल तो हमारी एक है और वो है समाज का कल्याण। ठीक इसी प्रकार से हम अपने मतभेदों का उपचार कर सकते हैं। सर, समाज के कल्याण के लिए कौन कौन से कारक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है? समाज के कल्याण के लिए सिर्फ एक ही विचार सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपकी डेडिकेशन समाज के प्रति। आप समाज का हिस्सा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी समाज के प्रति होनी चाहिए। आपको ये भी समझना है कि आप केवल इंसान ही नहीं, इंडिविजुअल भी नहीं है, आप सोसाइटी, समाज का भी हिस्सा है। तो इंडिविजुअलाइजेशन से लेकर के हमें जो सफ़र, सोशलाइजेशन का सफ़र जो तय करना है, वो गैप थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे ही ये समझ आ जाता है, जैसे ही आप ये रास्ता, ये फासला जैसे ही आप तय कर लेते हैं, वैसे ही आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सर, मुझे सरल भाषा में बताएं कि कैसे एक इंडिविजुअल आदमी समाज के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। साधारण शब्दों में कहूँगा कि आपको सिर्फ अपना काम करना है बहुत अच्छे तरीके से। आपको किसी को नहीं देखना है कि वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है। अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो मोटिवेट कीजिए, लेकिन आप उससे दुखी मत होइए कि कोई बुरा आदमी है, अगर कोई गंदगी फैला रहा है, कोई स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेट इट बी। आप अगर अपनी भागीदारी अच्छे से निभाएंगे तो आपका उदाहरण फॉलो करके कल दिन को 10 लोग उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। कोई भी बदलाव जो है समाज में वो एक नहीं लाया जाता है, बहुत समय लगता है। तो इसीलिए आप पेशेंस रखिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे करके समाज में वो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देनी जब शुरू हो जाएगी। आपने कहा कि हमें अपनी भागीदारी इंडिविजुअल लेवल पर सुनिश्चित करनी है, पर सर इंडिविजुअल के विचार भी तो भिन्न भिन्न होंगे, तो हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी कैसे लेकर आएं? बस उदाहरण दूंगा, रोड पे गंदगी पड़ी है, मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान आप है, रास्ते से गुजर रहे हैं, दोनों के विचारों में कितना फ़र्क हो सकता है। मैं बोलूँगा कि इसको उठा करके कूड़ेदान में फेंक सकते हैं, आप बोलोगे नहीं, इसको उठा करके कूड़ेदान में नहीं, कूड़ेदान में भी कुत्ता कचरे फैला देगा या फिर कोई इसको और गंदगी फैला देगा, इसको ऐसा करते हैं कि इसको कहीं और जाकर डाल देते हैं। लेकिन मूल रूप से जो हम दोनों का लक्ष्य है वो वही है। मतभेदों का इसमें इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है। मतभेद वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हम इंडिविजुअली कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जहाँ पर सामाजिक कार्य करना होता है, हम आपस में सामंजस्य बन ही जाता है। सर, एक तरफ इंडिविजुअलिज्म है और एक तरफ सेल्फ सेंटर है इंडिविजुअल में, और एक तरफ उसी इंडिविजुअल को ये भी देखना है कि मैं सभी के साथ, सोसाइटी के साथ अपनी एकता को कैसे लेकर चलूँ। तो ये 3 अलग अलग बातें हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल के अंदर एक समाज के प्रति एकता का भाव भी हो सकता है। एक व्यक्ति देखा जाए तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल है, लेकिन जैसे ही वो इस संसार में आता है वो समाज का हिस्सा भी बन जाता है। इंडिविजुअल तो वो पूरी ज़िंदगी बना रहता है, अपने बारे में भी सोचता है, सब कुछ करता है, लेकिन समाज के प्रति अपनी भागीदारी कितनी सुनिश्चित करता है ये उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। वो इंडिविजुअल तो लगभग वो पूरे जीवन बना ही रहता है। अब सेल्फ सेंटर्ड होने की बात यह है कि अगर इंडिविजुअल होने में और सेल्फ सेंटर्ड होने में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने तक सोचता है, अपने बारे में सोचता है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड जो है इसके साथ साथ ही समाज का नुकसान भी कर देता है। जी, ये दोनों में फ़र्क है और जहाँ तक मेरी समझ है। जी बाकी अन्य लोगों के इसमें और भी विचार हो सकते हैं और हर तरह से विचार और तरह से देख सकते हैं। जो इंडिविजुअल है वो समाज से जुड़ा है और समाज के लिए ही उसको कार्य करने चाहिए। इंडिविजुअल आदमी को समाज से जुड़ने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो समाज का हिस्सा बनने में उसको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड जो व्यक्ति है वो कभी भी समाज के बारे में नहीं सोच सकता। सर, मैं नॉर्मली बात करना चाहूँगी कि जैसे मैं कि एक एस्पिरेंट हूँ अभी, तो जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम सोसाइटी से हम अकेले में आइसोलेट हो जाते हैं, सोसाइटी को हम दरकिनार कर देते हैं। तो इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है? हमारे समाज में ऋषि मुनियों ने भी बहुत त्याग, बहुत तप किया है,
तभी जाके वो कंट्रीब्यूट करने के लिए वापस इसी समाज में आए। ऐसा तो नहीं है कि योग सिखा करके वो जंगलों में ही लीन हो गए, जंगलों में ही उन्होंने अपना जीवन। आज अगर देखा जाए तो योग का हमारे जीवन में, हमारे स्वस्थ जीवन में बहुत भागीदारी है, लेकिन इसी योग के लिए उन्हीं ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया होगा, बहुत तपस्या करी होगी। तो ठीक इसी प्रकार से मैं भी ये भी कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी ठीक आपके लिए तप के जैसा ही है। कुछ सालों तक आपको हो सकता है कि आपको समाज का हिस्सा बनने में भी थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी समस्या हो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको आना ही इसी समाज में और इसी समाज के लिए ही कार्य करना पड़ेगा। वैचारिक रूप से आपको हमेशा जुड़े रहना होगा। आपको उसको सिर्फ एक जॉब के जैसे नहीं देखना है, उसको आपको देखना है कि आप जब इस समाज का हिस्सा बन जाओगे, जब उस पर्टिकुलर जॉब को, उस पर्टिकुलर मुकाम को जब आप अचीव कर लोगे, तो वो इसी समाज के लिए आप वापस कंट्रीब्यूट करोगे, चाहे वैचारिक रूप से करोगे, चाहे अपने कार्यों से करोगे, या फिर किसी और तरीके से करोगे। जी कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक हो सकता है कि आपको तब करने की आवश्यकता है। तो मतलब हम इंडिविजुअल लेवल पर भी सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हैं, बजाय ये कि हम विचारों में लेकर चले कि विचारों में एकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस पर इतना जोर नहीं देना चाहूँगा कि मतभेद और मनभेद पर मैं इतना ज़्यादा जोर नहीं देता, क्योंकि समाज को लेकर के जो कोई बात होती है उस पर कभी भी इतने ज़्यादा मतभेद नहीं हो सकते। राजनीति की अलग बात है और अन्य विषयों की अलग बात है, लेकिन सामाजिक विषय को लेकर के तो कभी ऐसी बहुत ज़्यादा राजनीति हुई भी नहीं है, मुझे ऐसा याद नहीं आता है। हुई हो तो एक अलग बात है, ये एक अलग विषय होगा। जी सर। और सर अंत में मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि सर आप एनजीओ के बारे में, जिससे हमने स्टार्ट किया था, जो आपने कहा था कि आप ग्लोबल एजुकेशन सेंसिटाइजेशन मिशन के सचिव हैं, और आप इस ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू प्रमोशन की नज़र से देखते हैं, ना कि आप कैपिटलिज्म की तरफ से। बिल्कुल। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के सचिव होने के साथ अब लोगों को, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हम जैसे लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कभी भी शिक्षा को और मूल्यों को अलग अलग नहीं देखता, मैं दोनों को एक ही रूप में देखता हूँ। शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन निर्माण है, व्यक्तित्व निर्माण है, लेकिन हम सिर्फ आधी ही शिक्षा करते हैं जिसमें हम जीवन निर्माण का सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं, और वो है जीवन यापन भौतिकता के रूप में। यानी कि हम सिर्फ 50% एजुकेशन ही देते हैं जिसमें हम सिर्फ अपना जीवन यापन के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना या जॉब करना या कार्य करना वही सिखाते हैं। बाकी का जो 50% हिस्सा है, जिसमें मूल्य भी एक हिस्सा है, मूल्य भी एक पहलू है, उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। देखिए, एक इंसान के लिए क्या फ़ायदा है कि एक व्यक्ति अगर 50 लाख रुपए की पगार पाकर भी सुसाइड कर ले, 50 लाख की तनख्वाह पाकर के भी अगर वो मानसिक रूप से विचलित है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी शिक्षा हमें ये भी सिखाए कि उस खुशी को, उस स्ट्रेस को, अन्य और जितनी भी चीज़ें, चैलेंजेस हैं, उनको कैसे कंटेन करना है, कैसे उनका सामना करना है। जीवन एक उतार चढ़ाव जैसा सफ़र है, हर उतार चढ़ाव में समाज में कैसे बिहेव करना है, ये भी तो शिक्षा ही सिखाएगी। अगर हमारी शिक्षा ये सब सिखा दे तो वो सब कमियों को पूरा कर देगी, वो फिर पूरक है। तो ऐसी शिक्षा को अगर हम प्रमोट कर सके तो यही प्रमोट करना इस संस्था का भी ध्येय है, हमारा इंडिविजुअल रूप से भी ध्येय है, और शिक्षक का भी यही धर्म है। जी सर। जो एजुकेशन है उसमें रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, तो उस रोल के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, और तभी हम प्रयासरत रह सकते हैं जब हमारे पास वैल्यू हो और समझ हो कि हम सोसाइटी में किस तरह से इन वैल्यूज़ को दे सकें। जी बिल्कुल। और अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आपने अपना इतना बेशकीमती बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेवाएं इस संस्था को दे रही हैं, आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण पहलू इस संस्था को दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं इट विल रिफ्लेक्ट बैक अपॉन यू, ये आपका भी फ़ायदा करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी हम सोचते हैं कि किसी समाज के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो हम अपना बहुत बड़ा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ऐसा तो बेशक है, लेकिन
मैं ये कहूँगा कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही फ़ायदा है। हम एक आस पड़ोस में रहते हैं, रोज़ गंदगी करेंगे, रोज़ कचरा करेंगे, तो कल दिन को वही गंदगी चल के हमारे घरों में आएगी, बीमारियां फैलाएगी। अगर हम अपना आस पड़ोस स्वच्छ रखते हैं, साफ़ रखते हैं, अच्छे पौधे उगाते हैं, तो हम ही उसी साफ़ हवा में सांस लेंगे, शुद्ध सांस लेंगे, स्वच्छ सांस लेंगे, स्वस्थ सांस लेंगे, तो हमारे लिए फ़ायदा है। विचारों का भी ठीक ऐसा ही है, समाज सेवा का भी ठीक ऐसा ही है। वट एवर वी डू इट रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन अस। तो ये हमें ही फ़ायदा करने वाली चीज़ें हैं। सर, मेरा तो चलो माना हो गया कि जो मैं कार्य कर रही हूँ, मान लो आपने कहा कि आप NGO के लिए कार्य कर रहे हैं, इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू एज इन योर पर्सनैलिटी। जी। तो सर, स्टूडेंट के लिए तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, जैसे कि आप जैसे लोग हैं, आपके लिए क्या रिफ्लेक्ट बैक होगा? क्यों, मैं क्या कोई समाज का हिस्सा नहीं हूँ? देखा जी, आप समाज का हिस्सा। मैं भी बिल्कुल समाज का हिस्सा हूँ। अगर समाज में वायलेंस होता है, गंदगी होती है, तो मुझे भी उसका ठीक उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि किसी और व्यक्ति को। तो मुझे भी ये सुनिश्चित करना है कि मैं भी एक अच्छा जीवन जी पाऊँ और उसमें मेरी भागीदारी भी ठीक उसी तरह से सुनिश्चित हो। मुझे एक जिम्मेदार सामाजिक व्यक्ति की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर आदमी का मूल कर्तव्य तो यही है कि आप अपने समाज को अपनी भागीदारी निभाएं। हाँ, अपने समाज के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि यह हमारा धर्म भी है। जी, बेशक बेशक। तो सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और अपने समाज के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करें, पेड़ लगा करके अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। और इसी के साथ अगले सत्र पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।